और इसकी कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन सामने रख रहे हैं, जिसके मुताबिक इजराइल ने अब से चंद घंटे पहले ईरान पर एक बड़ा और मौसर हमला किया है, ये नशरियाती इदारे बता रहे हैं। और इनके मुताबिक जो हमला तो बहुत सारे इलाकों के ऊपर किया है, लेकिन जो सबसे मेन और बड़ा हमला किया है इजराइल ने वो इस्फहान के शहर के ऊपर किया है। और इस्फहान का शहर जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बनता है इजराइल से, और ये कोई बॉर्डर एरिया पे नहीं है। अगर आप नक्शे पर देखें तो इस्फहान का जो शहर है वो तकरीबन वस्ती ईरान के अंदर बनता है, दरमियान में बनता है। अब इस्फहान पे आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या अहमियत है, वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले इसका जिनके लिए खबर पहली दफा है उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड क्विकली विद इन अ मिनट आपको ये बता दें कि ये जो इजराइल और ईरान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये पिछले तकरीबन 19 दिन से बहुत ही ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क के अंदर, दमिश्क जो है वो सीरिया के अंदर है, शाम के अंदर है, दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाना था उसके ऊपर इजराइल ने अपने F-35 जो जंगी जहाज हैं उनके थ्रू हमला किया था। गालिबन 4 या 6 मिसाइल जो है वो फायर किए थे, जिसके अंदर 16 लोग, पहले 13 की खबर थी लेकिन फिर बाद में पता चला कि ओवरऑल 16 लोग जो है वो शहीद हुए थे, जिसमें ईरानी सिटीजन भी थे और शामी सिटीजन भी थे। और इसके अंदर ईरान के 2 उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सीनियर जनरल्स जो थे वो भी इसके अंदर शहीद हुए थे। तो ये खबर आई थी और इसके फौरन बाद ईरान ने ऐलान किया था कि हम रिटेलिएट करेंगे और बदला लेंगे। और फिर 14 अप्रैल को ईरान ने 350 से 500 मिसाइल जो हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत सारे मौसर किस्म के, खैबर उनका एक मिसाइल है, उनको फायर किया था इजराइल पर। और 2 इजरायली जो उनकी एयरफोर्स की बेसिस थी उनको जुजवी तौर पर आप ये कह सकते हैं, ना कुली तौर पर नहीं लेकिन पार्शली आप कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाया था। और यही शायद ईरान करना चाहता था। और उसके साथ ही ईरान ने यह ऐलान किया था कि हम इस एस्केलेशन को, इस जंग को मजीद नहीं बढ़ाना चाहते, हम यही अचीव करना चाहते थे, हमने कर लिया और अब इससे आगे हम इस सारे मसले को नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन इजराइल ने उसी टाइम ऐलान किया था कि हम, ये जो ईरान ने हम पर मिसाइल मारे हैं, हम इसका बदला लेंगे और ईरान पर हम हमला करेंगे। अब ये इसका बैकग्राउंड था। इजराइल ने अब से चंद घंटे पहले, जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि ये चंद घंटे पहले है, अभी ईरान का या इजराइल का कोई ऑफिशियल हमारे सामने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, इसलिए जो अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है हुकूमतों की तरफ से मैं कहूंगा, और जो बड़े बड़े जरीदे, अखबारात और टेलीविजन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स, ABC न्यूज़, CNN, फॉक्स, उसके साथ साथ अल जजीरा, इन तमाम, और फिर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े न्यूज़ के आउटलेट्स हैं, वो ये तमाम कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये एक बड़ा और मौसर हमला किया है इजराइल ने। अब उसका नुकसान कितना हुआ है ये तो अभी हमें पता चलेगा जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन जो खबर आई है, मैंने आपको बताया कि इनिशियली कि वो इस्फहान के शहर पर मेन हमला किया गया है। अब मैंने आपको कहा था कि बताते हैं कि इस्फहान की इंपॉर्टेंस क्या है। इस्फहान की इंपॉर्टेंस ये है, एक तो ये वस्ती ईरान में है, मीन ये बॉर्डर एरिया में नहीं है, वस्ती ईरान में होने की वजह से इसके बारे में बहुत सारे तज्जिए किए जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम हो या दूसरे बड़े बड़े अखबारात हों, कि यहां पर जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बहुत सारे असासे हैं। कहा जाता है रिपोर्टेडली कि यहीं पर यूरेनियम इनरिच होता है, यहीं पर जो उनका एटमी प्रोग्राम है, जो रिपोर्टेडली कहा जाता है या एलिजिडली कहा जाता है कि वो एटम बम बना रहे हैं, वो उसका जो बहुत सारा प्रोसेस है वो इसी शहर के इर्द गिर्द उनका तमाम सिस्टम, उनका या उनके सिस्टम का कुछ हिस्सा यहां पर है। यह भी कहा जाता है कि वो तमाम जो यूरेनियम इनरिच करने के प्लांट्स हैं या दूसरी चीजें हैं वो जेर जमीन हैं, और बंकर नमा टेक्नोलॉजी, जैसे बंकर बनाए जाते हैं उसी टेक्नोलॉजी की तर्ज पर वो जेर जमीन बनाए गए हैं और वो जेर जमीन ऑपरेट करते हैं। और जेर जमीन इसलिए बनाए गए हैं ताकि ऐसे ही किसी हमले में उनको तबाह ना किया जा सके। ये इंपॉर्टेंस है और यही कहा जा रहा है इस टाइम। कुछ लोग जो एनालिस्ट हैं या थिंक टैंक्स ऐसे बिलोंग करते हैं या इस रीजन को या इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इस्फहान पर हमला करने का असल मकसद उनके एटमी प्रोग्राम पर हमला करने का है, और यही ईरान जो है वो इस टाइम, यही इजराइल जो है वो इस टाइम अचीव करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इस हमले के नतीजे में जो चीजें हमारे सामने आई हैं वो ये आई हैं कि एक तो ईरान ने अपने तमाम बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। जो इमाम खमैनी एयरपोर्ट है तेहरान का, उस पर से तमाम परवाजें बंद कर दी गई हैं, ना कोई परवाज लैंड कर सकती है ना टेक ऑफ कर सकती है। एयर स्पेस जो ईरान की है वो तकरीबन बंद कर दी गई है। और इसी तरीके से जो इस्फहान का हवाई अड्डा है उस पर भी परवाजें बंद हैं, और ईरान के तकरीबन जितने भी ये इलाके हैं
हैं, वस्ती इलाके और इजराइल की तरफ जितने भी और तकरीबन मेजर इलाके उनके यही हैं, उनमें मौजूद तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो फ्लाइट्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और ईरानी एयर स्पेस में भी जो इंटरनेशनल जहाज थे उन्होंने भी अपने रुख फौरन वहां से मोड़े और उनको भी वहां से निकल जाने को कहा है। सेफ्टी के लिए कह लें या जो भी चल रहा है, ये हमले चल रहे हैं और जो कुछ भी है, इसमें देखने में ये आया है कि ये जो यूएई से रिलेटेड जो एयरलाइंस हैं, जिनमें एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है और इत्तेहाद एयरलाइन है और कुछ और एयरलाइंस हैं, उनका जब आप फ्लाइट रडार के सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर आप देखते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के जो बड़े बड़े अखबारात और टेलीविजन हैं जिनके मैंने पहले भी नाम लिए, वो अब फ्लाइट रडार का ये जो डाटा है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने जो जहाज़ों का रुख फौरन वापस मोड़ लिया ईरान की एयर स्पेस में से, और जो जहाज़ ईरान की तरफ जा रहे थे उनके हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को लेकर उन्होंने अपनी परवाज़ों के रुख वापस मोड़ लिए हैं, ईरान की तरफ वो नहीं जा रहे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही बढ़ा, इसका जो पहला इंपैक्ट आया वो तेल की कीमत पर आया है, क्योंकि आपको पता है कि सारे ओपेक कंट्रीज़ हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं 2% अभी तक, पहले 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ही 2% तेल की कीमतें जो हैं बढ़ गई थी और गालिबन 88 या $89 फी बैरल जो खाम तेल है उसकी कीमत पहुंच गई थी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद खड़ा होता है या मजीद लंबा होता है, जो कि अब मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि ईरान इस हमले का जवाब ना दे, मुझे लगता है कि ईरान इस हमले का जवाब देगा, और अगर ये होता है कॉन्फ्लिक्ट मजीद, तो फिर मेरे ख्याल में तेल की कीमतें और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और जो हम खुदा न खास्ता IMF से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं वो तेल की कीमतों के अंदर ही पूरा ना हो जाए, वो सारे का पैसा इधर ही ना खप जाए। तो ये सिचुएशन है ईरान की। आपको जैसे हमने कहा कि पहले इजराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने को तबाह किया, फिर ईरान ने वापस मिसाइल मारे, अब इजराइल ने दोबारा हमला किया है। अब इस हमले की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब ईरान ने कोई 350-500 मिसाइल दागे थे और उसके बाद ये कहा था कि इस मैटर को हमने यहां क्लोज कर दिया है, इजराइल ने हम पे हमला किया था, हमने वापस हमला कर दिया, हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते, तो अमेरिका ने भी जो इजराइल है उसको ये मशवरा दिया था कि अब इस मामले को यहीं रोक दिया जाए, मजीद आगे इस जंग को ना बढ़ाया जाए, आप दोनों पार्टीज को यहां रुक जाना चाहिए। और अमेरिका ने यह कहा था कि इजराइल इसको अपनी बर्तरी ही समझे और मामला को मजीद ना आगे बिगाड़े। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उसी वक्त कहा था कि हमने हर सूरत इस एस्केलेशन को बढ़ाना है, जो कि उन्होंने अब बढ़ाया है और नजर आ रहा है। देखते हैं इससे आगे जो भी डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो भी इसकी डेवलपमेंट हुई उसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होने वाले हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे। शब्बर जैदी, आपको पता है कि इमरान खान ने इन्हें FBR में लगाया था और अचानक ये रिजाइन करके चले गए थे, याद कीजिए, और बहुत हैरान हुए थे सभी लोग कि ये अचानक रिजाइन करके कैसे चले गए। अब शब्बर जैदी साहब ने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने उस मुलाकात में इमरान खान साहब को बताया कि मुल्क में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मीन तनख्वाहदार तबका, गरीब आदमी तो टैक्स देता है, बड़ी बड़ी टबैको बनाने वाली कंपनी से लेके फर्टिलाइजर से लेके दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी टबैको जो मैंने कहा है, वो टैक्स चोरी करती हैं, तो हमें जो करप्ट लोग FBR में उनके साथ मिले उन्हें निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा यही कहना, और इमरान खान ने आगे से शब्बर जैदी साहब के मुताबिक उनको कहा कि फौरन निकालें करप्ट लोगों को, सफाई करें और ईमानदार लोगों को रखें और टैक्स के सिस्टम को बेहतर करें और इन बड़े मगरमच्छों से टैक्स लेने की कोशिश करें। शब्बर जैदी कहते हैं कि अभी मैंने किसी को निकालना क्या था, काम शुरू ही किया था कि बाजवा साहब ने मुझे ही निकाल दिया। तो अब आप यहां से समझ लें कि चौधरी निजामुद्दीन जो हैं वो ना सिर्फ मजहब के लिए उलमाए कराम को इस्तेमाल कर लेते हैं जब दिल करता है, फतवे दिलवा लेते हैं, ना सिर्फ लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ना सिर्फ सारे सियासतदानों को गंदा दिखाते हैं, ना सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं ज़मीन पे, प्लॉटों में, ऐसी सोसाइटीज़ में जो इलीगली बनी हुई हों से लेके DHA तक, ना सिर्फ ये इंटरेस्ट होते हैं, बल्कि आपने देखा है कि करप्ट अनासर को भी वही प्रोटेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं ये मैं आप पे तज्जिया छोड़ता हूं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि चौधरी निजामुद्दीन साहब ने नहीं निकालने दिया करप्ट लोगों को FBR में से। इससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ होगा वो एक साइड पे, चौधरी निजामुद्दीन को इससे क्या फायदा हुआ होगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो आप सोचिए कि ऐसा क्यों किया और उन्हें क्या फायदा हुआ होगा। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखता हूं, और वो खबर है कि इमरान खान साहब ने जो शिबली फराज साहब हैं उन्हें सेनेट की जो सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। आप देखते हैं सेनेट के चेयरमैन उनका नोटिफिकेशन कब करते हैं, और ये जाहिर है ये एक प्रोसेस होता है, उनमें दिखाना पड़ता है कि कितने वोट्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनका नोटिफिकेशन जल्दी कर दिया जाएगा। ये एक खबर है। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि गार्डियन ने एक स्टोरी रन की थी आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, और वो स्टोरी ये थी कि रॉ जो है हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी,
उसने पाकिस्तान में घुसकर तकरीबन कोई 20 पाकिस्तानियों को हलाक कर दिया। ये स्टोरी आपने सुनी थी, अगर आपको याद होगा, हमने आपको दिखाई थी, 2-3 दफ़ा ये स्टोरी कवर की थी कि रॉ ने पाकिस्तान में घुस के 20 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। और ये स्टोरी के ऊपर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने कहा कि हाँ हमने किया है, आइंदा भी करेंगे, और जब हमारा दिल करेगा हम घुसकर लोगों को कत्ल करेंगे जो हमें दहशतगर्द लगेंगे। ये उनका बयान आना था कि पाकिस्तान ने फिर भी एक बस ल्यूक वॉर्म सा बयान वजारत खारजा ने जारी कर दिया। ना वजीर दिफा बोले, ना वजीर खारजा बोले, ना पाकिस्तानी आर्मी चीफ बोले, ना ISPR बोला, ना प्राइम मिनिस्टर बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब चुप रहे। उसके 2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया और लाहौर के अंदर उन्होंने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को मार दिया, जो एक हिंदुस्तानी जासूस, ईरानी कह दिया माजरत से, जो एक हिंदुस्तानी जासूस सरबजीत सिंह के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस उसे कहा जाता था, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया था। उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि आमिर सरफराज तांबा ने जेल के अंदर एक हिंदुस्तानी जासूस का कत्ल कर दिया था, पाकिस्तानी जेल के अंदर। हिंदुस्तान ने उसको फिर से लाहौर के अंदर मरवा दिया। हमने ये खबर आपके सामने रखी और फिर अगले दिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ हो सकता है, लगता है कि उनका हाथ हो। अब इसहाक डार साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप ये ना सोचें कि हम सोए हुए हैं, जो हिंदुस्तान ने टारगेट किलिंग की है उस पर हम सोए हुए नहीं हैं, हम भरपूर जवाब देंगे, हम सोए हुए नहीं हैं। तो जब ये बयान मैंने पढ़ा तो थोड़ा खून बढ़ा। मैंने कहा चलें, इसहाक डार साहब ने कभी कोई काम की बात की नहीं, अगर आज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जब अगली लाइन पढ़ी तो मेरा हासा निकल गया। मैं तो ये समझ रहा था वो कह रहे थे कि हम खामोश नहीं, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाएंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके ऊपर प्रूफ देंगे पूरी दुनिया को कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो हमारे मुल्क के अंदर खूनरेजी कर रहा है। बल्कि जब मैंने अगली खबर पढ़ी तो मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि अगली खबर में ये लिखा, अगली लाइन में ये लिखा था कि हम हिंदुस्तान से तजारत शुरू करने तजारत के लिए मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है और क्या कर सकता है कोई भी मुल्क के उसके लोगों को कत्ल किया जाए और उसका वजीर खारजा ये कहे कि हम वहां पर तजारत शुरू करने लगे। मतलब अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, एक मुंह पे थप्पड़ पड़ा है तो आप दूसरा मुंह आगे कर रहे हैं। हम तजारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन तजारत के साथ नेशनल इंटेग्रिटी और अपने सिटीजन्स की जो हिफाजत है उसको भी थोड़ा सा अहमियत देनी चाहिए और उसको भी यकीनी बनाना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो फिर वही होगा जो हो रहा होगा। इसी तरह की एक और कार्रवाई के अंदर DI खान के अंदर 4 कस्टम ऑफिसर्स को शहीद कर दिया गया है। जी हाँ, दहशतगर्दों ने। और यकीनी तौर पर अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसके ताने बाने भी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जा मिलेंगे। और अगर अफगानिस्तान से लोगों ने आके हमला किया होगा तो पीछे पैसा हिंदुस्तान का होगा। तो ये 4 कस्टम के ऑफिसर्स जो हैं इनको शहीद किया गया वहां पर। इसके अलावा राहगीर, एक बच्ची थी शायद और एक राहगीर था, उनको भी शदीद जो है वो जख्म पहुंचे हैं इस हमले से। तो एक तो उनके खानदानों से हमारा जाहिर है हमारी हमदर्दी, हमारा अफसोस, दुआ उनके लिए। लेकिन साथ साथ इसहाक डार साहब को कहेंगे कि कुछ ख्याल करें, आपने तजारत जरूर करें, कोई नेशनल इंटेग्रिटी की बात भी यहां पर कर लें। अच्छा जी, अगली और आखिरी खबर आपको देंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। PTI ने वहां पर शदीद एहतजाज किया। जरदारी साहब ने वहां पर तकरीर करनी थी, तकरीर तो वो पूरी ना कर सके। जिस तरह का एहतजाज हुआ किसी को नहीं सुनाई दिया, भरपूर एहतजाज था। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज तकरीरों के दरमियान एहतजाज हुआ है, हमारे मेंबर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के सामने जाकर भी इसी तरीके से एहतजाज करेंगे, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान सीधे रस्ते पर आता हुआ हमें इस टाइम जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही जी मुझे इजाजत दीजिए, जो भी डेवलपमेंट हुई है ईरान के हमले और इस सिचुएशन के ऊपर आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।